क्या आपको भी लगता है कि आपका फोकस पहले जैसा नहीं रहा? आप कोई जरूरी काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद आपका हाथ अपने आप फोन की तरफ बढ़ जाता है। एक वीडियो देखने बैठते हैं और देखते ही देखते 1 घंटा गायब हो जाता है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो समस्या आपकी विल पावर में नहीं है, समस्या है आपके ब्रेन के डोपामिन सिस्टम में। इस किताब में हम जानेंगे कि कैसे मॉडर्न दुनिया हमारी अटेंशन को चुरा रही है, क्यों हम छोटी छोटी खुशियों के गुलाम बनते जा रहे हैं, और कैसे एक सिंपल डोपामिन डिटॉक्स आपके फोकस, प्रोडक्टिविटी और लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर का पहला अध्याय, जहां हम समझेंगे कि आखिर डोपामिन है क्या और यह हमारे हर फैसले को कैसे कंट्रोल करता है। अध्याय 1, डोपामिन क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि आप सिर्फ 5 मिनट के लिए अपना फोन उठाते हैं, लेकिन देखते ही देखते आधा घंटा रील्स देखने में निकल जाता है? या फिर आप पूरी तैयारी के साथ पढ़ाई या किसी जरूरी काम को शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद आपका मन सोशल मीडिया चेक करने लगता है? अगर ऐसा आपके साथ होता है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप आलसी हैं या आपके अंदर अनुशासन की कमी है। इसके पीछे एक ऐसा केमिकल काम कर रहा है जो आपके लगभग हर फैसले को प्रभावित करता है। उसका नाम है डोपामिन। डोपामिन हमारे ब्रेन का एक शक्तिशाली केमिकल है जिसे अक्सर फील गुड केमिकल कहा जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि डोपामिन सिर्फ खुशी देने का काम नहीं करता। इसका असली काम है हमें किसी चीज को पाने के लिए प्रेरित करना। जब भी हमारा ब्रेन किसी रिवार्ड की उम्मीद करता है, तब डोपामिन रिलीज होता है और हमें उस काम को करने के लिए धक्का देता है। मान लीजिए आपके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। जैसे ही आप उसे देखते हैं, आपका ब्रेन सोचता है कि शायद कुछ नया या दिलचस्प मिलने वाला है। उसी उम्मीद में डोपामिन रिलीज होता है और आप तुरंत फोन खोल लेते हैं। यही कारण है कि सोशल मीडिया कंपनियां लोगों को लंबे समय तक अपने प्लेटफॉर्म पर बनाए रखने में सफल रहती हैं। वे हमारे डोपामिन सिस्टम को बहुत अच्छी तरह समझती हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या छिपी हुई है। जब हम बार बार आसान और तुरंत मिलने वाली खुशियों के पीछे भागते हैं, तो हमारा ब्रेन उसी का आदी बनने लगता है। सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, जंक फूड और लगातार मिलने वाला मनोरंजन हमारे डोपामिन लेवल को बार बार ऊपर ले जाता है। धीरे धीरे हमारा ब्रेन इन चीजों को सामान्य मानने लगता है और फिर उसे पहले जैसी खुशी महसूस करने के लिए और ज्यादा उत्तेजना चाहिए होती है। यही वजह है कि आज बहुत से लोग घंटों वीडियो देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ 10 मिनट किताब पढ़ने में उन्हें बोरियत महसूस होने लगती है। समस्या किताब में नहीं है, समस्या यह है कि ब्रेन को तेज और आसान डोपामिन की आदत पड़ चुकी है। इसका एक शानदार उदाहरण दुनिया के सबसे सफल लोगों में से एक इलॉन मस्क को देखकर समझा जा सकता है। चाहे लोग उनकी राय से सहमत हो या नहीं, लेकिन एक बात साफ है कि बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए उन्होंने अपना अधिकांश समय कठिन और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण कामों में लगाया। बड़ी सफलता अक्सर उन्हीं लोगों को मिलती है जो तुरंत मिलने वाली खुशी को छोड़कर लंबे समय के रिवार्ड पर ध्यान देते हैं। अब जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या आप अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर आपका अधिकतर समय छोटी छोटी डोपामिन हिट्स के पीछे भागने में निकल जाता है? क्योंकि जितना ज्यादा हम आसान मनोरंजन के आदी बनते हैं, उतना ही मुश्किल हमें पढ़ाई, काम, बिजनेस या किसी नई स्किल को सीखना लगने लगता है। यही इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण सीख है। डोपामिन दुश्मन नहीं है, वास्तव में ये हमारी प्रेरणा का स्रोत है। समस्या तब शुरू होती है जब हम उसे गलत जगहों से प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। अत्यधिक डोपामिन हमें छोटी छोटी चीजों का आदी बना देता है और लंबे समय वाले महत्वपूर्ण कामों पर हमारा ध्यान कम होने लगता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर डोपामिन इतना जरूरी है, तो फिर आज की दुनिया में ये हमारे खिलाफ कैसे काम करने लगा? और आखिर वह कौन सी आदत है जो हमें तुरंत मिलने वाली खुशी का गुलाम बना रही है? यही हम अगले अध्याय में जानेंगे, जहां बात होगी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की छिपी हुई। पिछले अध्याय में हमने जाना था कि डोपामिन हमारे ब्रेन का वह सिस्टम है जो हमें किसी चीज को पाने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन आज की दुनिया में एक ऐसी चीज है जिसने इस सिस्टम को पूरी तरह अपने कब्जे में कर लिया है। इसे कहा जाता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी तुरंत मिलने वाला सुख। और यही वह कारण है जिसकी वजह से लाखों लोग अपने बड़े सपनों को छोड़कर छोटी छोटी खुशियों के पीछे भाग रहे हैं। जरा सोचिए, अगर आज आपको किसी दोस्त से बात करनी हो तो बस एक मैसेज भेजना है। अगर मनोरंजन चाहिए तो हजारों वीडियो आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। अगर भूख लगी है तो कुछ ही मिनटों में खाना आपके दरवाजे तक पहुंच सकता है। आज लगभग हर चीज तुरंत उपलब्ध है। पहली नजर में ये बहुत अच्छी बात लगती है, लेकिन इसके पीछे एक ऐसी समस्या छिपी हुई है जो धीरे धीरे हमारी फोकस करने की क्षमता को खत्म कर रही है।
हमारा ब्रेन हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है। जब उसे दो विकल्प मिलते हैं, एक ऐसा काम जिसमें मेहनत करनी पड़े और दूसरा ऐसा काम जिसमें तुरंत खुशी मिल जाए, तो वह स्वाभाविक रूप से दूसरी चीज की तरफ आकर्षित होता है। यही कारण है कि जब कोई छात्र पढ़ाई करने बैठता है और उसी समय उसके फोन पर नोटिफिकेशन आता है, तो उसका ध्यान तुरंत मोबाइल की तरफ चला जाता है। पढ़ाई का रिवार्ड शायद कुछ महीनों या सालों बाद मिले, लेकिन मोबाइल का रिवार्ड उसी पल मिल जाता है। यही इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जाल है। ये हमें महसूस कराता है कि हम अच्छा समय बिता रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये हमारी क्षमता को कमजोर कर देता है कि हम किसी बड़े लक्ष्य के लिए लगातार मेहनत कर सकें। एक प्रसिद्ध उदाहरण माइकल फेल्प्स का है। दुनिया के सबसे महान तैराकों में गिने जाने वाले माइकल फेल्प्स ने वर्षों तक हर दिन घंटों अभ्यास किया। जब उनके दोस्त छुट्टियां मना रहे थे, तब भी वे पूल में ट्रेनिंग कर रहे थे। अगर वे भी हर बार आसान मनोरंजन और तुरंत मिलने वाली खुशी को चुनते, तो शायद वे इतिहास के सबसे सफल ओलंपिक एथलीट नहीं बन पाते। उनकी सफलता का कारण केवल प्रतिभा नहीं था, बल्कि लंबे समय के रिवार्ड को चुनने की आदत थी। आज सोशल मीडिया, वीडियो प्लेटफॉर्म और गेम्स इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। वे जानते हैं कि इंसान का ब्रेन तुरंत मिलने वाली खुशी को पसंद करता है, इसलिए वे लगातार नए वीडियो, नए नोटिफिकेशन और नए कंटेंट दिखाते रहते हैं ताकि आपका डोपामिन सिस्टम बार बार सक्रिय रहे। समस्या यह नहीं है कि ये चीजें मौजूद हैं। समस्या यह है कि जब ये हमारे जीवन का मुख्य स्रोत बन जाती हैं, तब हम कठिन लेकिन महत्वपूर्ण कामों से दूर होने लगते हैं। धीरे धीरे हमारा ब्रेन ये सीख जाता है कि उसे हर समय मनोरंजन चाहिए। फिर किताब पढ़ना बोरिंग लगने लगता है, नई स्किल सीखना मुश्किल लगने लगता है और किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना थकाने वाला महसूस होने लगता है। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि वे काम वास्तव में बुरे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे इंस्टेंट रिवार्ड नहीं देते। यही कारण है कि बहुत से लोग अपने लक्ष्यों को जानते हुए भी उन तक नहीं पहुंच पाते। वे सफलता चाहते हैं, लेकिन उनका ब्रेन लगातार आसान सुख की तरफ खींचता रहता है, और समय के साथ यह आदत उनके सपनों और वास्तविकता के बीच एक बड़ी दीवार बन जाती है। इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि तुरंत मिलने वाला सुख अक्सर लंबे समय की सफलता की कीमत पर आता है। हर बार जब आप आसान मनोरंजन चुनते हैं, तो आप अपने ब्रेन को सिखाते हैं कि मेहनत से बचना है। लेकिन हर बार जब आप कठिन लेकिन जरूरी काम चुनते हैं, तो आप अपने ब्रेन को मजबूत बनाते हैं। अब सवाल यह है कि अगर हम जानते हैं कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हमें नुकसान पहुंचा रहा है, तो फिर हम बार बार उसके जाल में क्यों फंस जाते हैं? आखिर ऐसा क्या है जो हमारे ध्यान को हर कुछ मिनट में भटका देता है? यही हम अगले अध्याय में जानेंगे, जहां हम समझेंगे कि हम बार बार डिस्ट्रैक्ट क्यों होते हैं। अध्याय 3, हम बार बार डिस्ट्रैक्ट क्यों होते हैं। पिछले अध्याय में हमने जाना था कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कैसे हमें छोटी छोटी खुशियों का आदी बना देता है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल सामने आता है। अगर हम जानते हैं कि हमें पढ़ाई करनी है, काम पूरा करना है या अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, तो फिर हम बार बार डिस्ट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं? आखिर ऐसा क्या है जो हर कुछ मिनट बाद हमारा फोकस तोड़ देता है? इसका जवाब हमारे ब्रेन की प्राकृतिक बनावट में छिपा हुआ है। सच्चाई यह है कि हमारा ब्रेन हजारों साल पहले जीवित रहने के लिए विकसित हुआ था, फोकस बनाए रखने के लिए नहीं। उस समय इंसानों को हर पल अपने आसपास होने वाले बदलावों पर ध्यान देना पड़ता था। कोई आवाज, कोई हलचल या कोई नई चीज उनके लिए खतरा भी हो सकती थी और अवसर भी। इसलिए हमारा ब्रेन स्वाभाविक रूप से नई और रोमांचक चीजों की तरफ आकर्षित होता है। यही कारण है कि जब आप किसी महत्वपूर्ण काम पर ध्यान लगा रहे होते हैं और अचानक फोन पर नोटिफिकेशन की आवाज आती है, तो आपका ध्यान तुरंत उसकी तरफ चला जाता है। आपका ब्रेन सोचता है कि शायद वहां कुछ नया और दिलचस्प मौजूद है। यह आपकी गलती नहीं है, बल्कि आपके ब्रेन की पुरानी प्रोग्रामिंग है। समस्या तब और बढ़ जाती है जब आधुनिक तकनीक इस प्राकृतिक प्रवृत्ति का फायदा उठाने लगती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वीडियो एप्स और गेम्स इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि वे लगातार आपके ब्रेन को नई नई उत्तेजनाएं देते रहें। एक वीडियो खत्म होता है और दूसरा अपने आप शुरू हो जाता है। एक पोस्ट देखने के बाद अगली पोस्ट तैयार रहती है। आपका ब्रेन हर बार सोचता है कि शायद अगली चीज और ज्यादा रोमांचक होगी। इसी उम्मीद में डोपामिन रिलीज होता रहता है और आप स्क्रीन से जुड़े रहते हैं। जरा अपने जीवन का एक सामान्य दिन याद कीजिए। आपने तय किया कि आज आप 1 घंटा पढ़ाई करेंगे, लेकिन 5 मिनट बाद फोन की स्क्रीन चमकी। आपने सोचा, बस एक बार देख लेता हूँ। फिर एक मैसेज से दूसरा, एक वीडियो से दूसरा और कुछ ही देर में 30 मिनट गायब हो गए। ऐसा लगभग हर किसी के साथ होता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं।
इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका ब्रेन उसी तरह प्रतिक्रिया दे रहा है जैसा वह स्वाभाविक रूप से करता आया है। दुनिया के महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी बुद्धिमानी नहीं, बल्कि किसी एक समस्या पर लंबे समय तक टिके रहने की क्षमता थी। यही गहरी एकाग्रता उन्हें असाधारण बनाती थी, जबकि आज अधिकांश लोग कुछ मिनटों से ज्यादा एक ही काम पर ध्यान नहीं रख पाते। वजह ये नहीं कि वे कम बुद्धिमान हैं, बल्कि यह है कि उनका ध्यान लगातार अलग अलग दिशाओं में खींचा जा रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कठिन कामों में तुरंत रिवार्ड नहीं मिलता। जब आप पढ़ाई करते हैं, व्यायाम करते हैं, कोई बिजनेस बनाते हैं या नई स्किल सीखते हैं, तो उसका परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता। दूसरी तरफ एक वीडियो, एक गेम या एक नोटिफिकेशन आपको उसी पल खुशी दे देता है। इसलिए हमारा ब्रेन आसान विकल्प चुनने की कोशिश करता है। लेकिन जो लोग जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल करते हैं, वे इस प्राकृतिक प्रवृत्ति को समझते हैं। वे जानते हैं कि उनका ब्रेन हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहेगा, इसलिए वे अपने वातावरण को इस तरह बनाते हैं कि डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो। वे अपनी इच्छा शक्ति पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहते, बल्कि ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो उन्हें फोकस बनाए रखने में मदद करते हैं। इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि ध्यान भटकना आपकी कमजोरी नहीं है, यह आपके ब्रेन की प्राकृतिक प्रवृत्ति है। लेकिन अगर आप इसे समझ लेते हैं, तो आप इसे नियंत्रित करना भी सीख सकते हैं। और यही वह बिंदु है जहां से बदलाव शुरू होता है। अब तक हमने समझ लिया है कि डोपामिन क्या है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कैसे काम करता है और हमारा ध्यान बार बार क्यों भटकता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, अगर यही समस्याएं हैं, तो समाधान क्या है? क्या वास्तव में कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने फोकस और आत्मनियंत्रण को वापस पा सकते हैं? यही हम अगले अध्याय में जानेंगे, जहां बात होगी डोपामिन डिटॉक्स के फायदों की। अध्याय 4, डोपामिन डिटॉक्स के फायदे। पिछले 3 अध्यायों में हमने समझा कि डोपामिन क्या है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कैसे हमारे ब्रेन को प्रभावित करता है और हम बार बार डिस्ट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं। अब एक महत्वपूर्ण सवाल आता है, अगर हमारा ब्रेन लगातार नोटिफिकेशन, वीडियो, सोशल मीडिया और मनोरंजन की वजह से ओवरलोड हो चुका है, तो क्या इसका कोई समाधान है? क्या हम अपना खोया हुआ फोकस वापस पा सकते हैं? लेखक का जवाब है हाँ, और उसी समाधान का नाम है डोपामिन डिटॉक्स। लेकिन सबसे पहले एक गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि डोपामिन डिटॉक्स का मतलब है हर खुशी छोड़ देना, दोस्तों से बात न करना, संगीत न सुनना या जीवन को पूरी तरह नीरस बना देना। लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। डोपामिन डिटॉक्स का उद्देश्य खुशी को खत्म करना नहीं, बल्कि उन चीजों से थोड़ी दूरी बनाना है जो हमारे ब्रेन को जरूरत से ज्यादा उत्तेजित कर रही हैं। कल्पना कीजिए कि आपके कमरे में लगातार तेज आवाज में संगीत बज रहा हो। शुरुआत में वह रोमांचक लगेगा, लेकिन कुछ घंटों बाद आपका दिमाग थक जाएगा। फिर चाहे कोई आपको धीरे से पुकारे, आप उसे सुन नहीं पाएंगे। ठीक यही हमारे ब्रेन के साथ भी होता है। जब हम हर समय सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स और डिजिटल मनोरंजन से घिरे रहते हैं, तो हमारा दिमाग लगातार उत्तेजित रहता है। धीरे धीरे वह शांत और साधारण चीजों का आनंद लेना भूल जाता है। डोपामिन डिटॉक्स हमारे ब्रेन को उसी शोर से थोड़ी देर के लिए दूर ले जाता है। यह उसे आराम करने और खुद को रीसेट करने का मौका देता है। और जब ऐसा होता है, तो कई आश्चर्यजनक बदलाव दिखाई देने लगते हैं। सबसे पहला फायदा है बेहतर एकाग्रता। जब आप बार बार फोन चेक करना बंद करते हैं, तो आपका ध्यान लंबे समय तक एक ही काम पर टिकने लगता है। जो काम पहले बोरिंग लगता था, वही अब आसान महसूस होने लगता है। पढ़ाई, लेखन, बिजनेस या कोई नई स्किल सीखना पहले की तुलना में कम कठिन लगने लगता है। दूसरा बड़ा फायदा है कम तनाव। आज बहुत से लोग बिना किसी बड़ी समस्या के भी मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करते हैं। इसकी एक वजह यह है कि उनका ब्रेन कभी आराम ही नहीं करता। हर समय नई जानकारी, नई खबरें और नए वीडियो उसे व्यस्त रखते हैं। डोपामिन डिटॉक्स इस लगातार चलने वाले दबाव को कम करता है और दिमाग को शांत होने का अवसर देता है। तीसरा फायदा है अधिक आत्मनियंत्रण। जब आप हर छोटी इच्छा के पीछे भागना बंद करते हैं, तो धीरे धीरे आपके अंदर खुद को नियंत्रित करने की शक्ति बढ़ने लगती है। आप हर नोटिफिकेशन पर प्रतिक्रिया नहीं देते, हर मनोरंजन के लालच में नहीं फंसते, और यही आत्मनियंत्रण आगे चलकर जीवन के हर क्षेत्र में आपकी मदद करता है। इसका एक शानदार उदाहरण कैल न्यूपोर्ट है, जिन्होंने डीप वर्क की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया। उनका मानना है कि आज की दुनिया में सबसे मूल्यवान कौशल है बिना डिस्ट्रैक्शन के लंबे समय तक किसी महत्वपूर्ण काम पर ध्यान केंद्रित करना। और ये तभी संभव है जब हम अपने ब्रेन को लगातार मिलने वाली डिजिटल उत्तेजनाओं से कुछ दूरी दें।
डोपामिन डिटॉक्स का चौथा और शायद सबसे महत्वपूर्ण फायदा है कठिन काम करने की क्षमता। पहले जो काम आपको भारी और थकाऊ लगते थे वे धीरे धीरे सामान्य लगने लगते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन अब हर समय आसान डोपामिन की तलाश में नहीं रहता। वह फिर से मेहनत और धैर्य के साथ काम करना सीखने लगता है। यही कारण है कि कई सफल लोग समय समय पर सोशल मीडिया से ब्रेक लेते हैं, फोन को दूर रखते हैं या कुछ घंटों के लिए पूरी तरह ऑफलाइन हो जाते हैं। वे जानते हैं कि असली सफलता लगातार उत्तेजना में नहीं बल्कि गहरे फोकस में पैदा होती है। इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि जब दिमाग शांत होता है तब वह अधिक प्रभावी ढंग से काम करता है। डोपामिन डिटॉक्स कोई सजा नहीं है, बल्कि आपके ब्रेन को उसकी प्राकृतिक शक्ति वापस देने की प्रक्रिया है। यह आपको खुशी से दूर नहीं ले जाता, बल्कि आपको ऐसी खुशियों की तरफ वापस ले जाता है जो वास्तव में आपके जीवन को बेहतर बनाती हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर हमें डोपामिन डिटॉक्स शुरू करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? आखिर वे कौन सी चीजें हैं जो हमें बार बार इस चक्र में खींच लाती हैं? यही हम अगले अध्याय में जानेंगे, जहां हम सीखेंगे अपने ट्रिगर्स को पहचानना। अध्याय 5, अपने ट्रिगर्स पहचानना। पिछले अध्याय में हमने जाना कि डोपामिन डिटॉक्स हमारे ब्रेन को रीसेट करने का एक तरीका है। ये हमें बेहतर फोकस, अधिक आत्मनियंत्रण और कम तनाव देता है। लेकिन यहाँ एक समस्या है। बहुत से लोग डोपामिन डिटॉक्स शुरू तो कर देते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर से पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है ट्रिगर्स। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति वजन कम करना चाहता है। उसने तय किया कि अब वह जंक फूड नहीं खाएगा, लेकिन हर दिन उसके सामने चिप्स, पिज्जा और मिठाइयाँ रखी रहती हैं। ऐसे में उसका संकल्प कब तक टिकेगा? शायद ज्यादा समय नहीं, क्योंकि समस्या सिर्फ उसकी इच्छाशक्ति की नहीं है, बल्कि उन चीजों की भी है जो बार बार उसे लुभा रही हैं। यही ट्रिगर्स होते हैं। ट्रिगर वह चीज है जो आपको किसी आदत की तरफ धक्का देती है। यह कोई नोटिफिकेशन हो सकता है, कोई ऐप हो सकता है, कोई वेबसाइट हो सकती है, या फिर कोई विशेष परिस्थिति भी हो सकती है। जैसे ही ट्रिगर सामने आता है, आपका ब्रेन अपने आप उसी आदत को दोहराने की इच्छा महसूस करने लगता है। जरा अपने दिन के बारे में सोचिए। क्या ऐसा होता है कि आप सिर्फ समय देखने के लिए फोन उठाते हैं और कुछ मिनट बाद खुद को सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए पाते हैं? अगर हाँ, तो फोन आपके लिए एक ट्रिगर है। हो सकता है कि किसी के लिए YouTube ट्रिगर हो, किसी के लिए ऑनलाइन गेम्स और किसी के लिए लगातार आने वाले नोटिफिकेशन। समस्या यह है कि अधिकतर लोग अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके ट्रिगर्स वहीं बने रहते हैं। वे कहते हैं कि अब मैं कम सोशल मीडिया इस्तेमाल करूंगा, लेकिन फोन हमेशा उनके हाथ में रहता है। वे कहते हैं कि अब मैं ज्यादा पढ़ाई करूंगा, लेकिन पढ़ाई करते समय भी नोटिफिकेशन चालू रहते हैं। यह ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति आग के पास बैठकर खुद को गर्म होने से रोकने की कोशिश करे। एक दिलचस्प उदाहरण जेम्स क्लियर अपनी पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स में बताते हैं। उनका कहना है कि अच्छी और बुरी आदतों का बड़ा हिस्सा वातावरण से प्रभावित होता है। अगर आपके आसपास लगातार ऐसे संकेत मौजूद हैं जो आपको विचलित करते हैं, तो केवल इच्छाशक्ति के भरोसे सफल होना बहुत मुश्किल है। इसलिए सफल लोग सिर्फ अपनी आदतें नहीं बदलते, बल्कि अपने वातावरण को भी बदलते हैं। मान लीजिए एक छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहा है। वह हर बार पढ़ने बैठता है, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उसका ध्यान भटक जाता है। अगर वह ध्यान से देखे तो शायद उसे पता चले कि असली समस्या पढ़ाई नहीं, बल्कि उसके फोन पर आने वाले नोटिफिकेशन है। वही उसके ट्रिगर हैं। जैसे ही वह नोटिफिकेशन बंद कर देता है या फोन को दूसरे कमरे में रख देता है, उसका फोकस अपने आप बेहतर होने लगता है। यही बात जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। अगर आपका ट्रिगर सोशल मीडिया है तो आपको उसे पहचानना होगा। अगर आपका ट्रिगर बोरियत है तो उसे समझना होगा। अगर आपका ट्रिगर तनाव है, जिसकी वजह से आप बार बार मनोरंजन की तरफ भागते हैं, तो आपको उस पैटर्न को देखना होगा। याद रखिए, आप उस दुश्मन को नहीं हरा सकते जिसे आप पहचानते ही नहीं। इसलिए डोपामिन डिटॉक्स का पहला कदम किसी आदत को छोड़ना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि वह आदत शुरू कहां से होती है। इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि जब तक आप अपने ट्रिगर्स नहीं पहचानेंगे, तब तक आप उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। हर बुरी आदत के पीछे कोई न कोई ट्रिगर जरूर होता है, और जैसे ही आप उसे पहचान लेते हैं, आपके पास बदलाव की शक्ति आ जाती है। अब हमने ये समझ लिया है कि हमें क्या विचलित करता है, लेकिन सिर्फ ट्रिगर्स पहचान लेना काफी नहीं है। अगला कदम है एक स्पष्ट योजना बनाना, क्योंकि बिना योजना के सबसे मजबूत इरादे भी धीरे धीरे कमजोर पड़ जाते हैं।
अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि डोपामिन डिटॉक्स के लिए एक प्रभावी प्लान कैसे बनाया जाए। अध्याय 6, डिटॉक्स योजना बनाना। पिछले अध्याय में हमने एक बहुत महत्वपूर्ण बात सीखी थी, जब तक आप अपने ट्रिगर्स नहीं पहचानेंगे तब तक आप उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। अब मान लीजिए आपने अपने ट्रिगर्स पहचान लिए हैं। आपको पता चल गया है कि सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, यूट्यूब या लगातार इंटरनेट ब्राउजिंग आपका समय और फोकस चुरा रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ ये जान लेना काफी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आपके पास कोई स्पष्ट योजना नहीं है तो आपका ब्रेन बहुत जल्दी पुरानी आदतों की तरफ लौट जाएगा। यही वजह है कि इस अध्याय में हम सीखेंगे कि एक प्रभावी डोपामिन डिटॉक्स प्लान कैसे बनाया जाता है। ज्यादातर लोग बदलाव इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वे केवल मोटिवेशन पर भरोसा करते हैं। एक दिन वे बहुत प्रेरित महसूस करते हैं और सोचते हैं कि अब से सब बदल जाएगा, लेकिन कुछ दिनों बाद वही पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं। कारण यह नहीं कि वे कमजोर हैं, कारण यह है कि उनके पास कोई सिस्टम या योजना नहीं होती। कल्पना कीजिए कि आपको किसी अनजान शहर में जाना है। अगर आपके पास नक्शा नहीं है तो आप रास्ता भटक सकते हैं। ठीक यही स्थिति डोपामिन डिटॉक्स में भी होती है। बिना योजना के आपका ब्रेन हर बार आसान रास्ता चुनने की कोशिश करेगा। इसलिए पहला कदम है पहले से तय करना कि किन गतिविधियों से दूरी बनानी है। अपने आप से पूछिए, कौन सी चीज मेरा सबसे ज्यादा समय बर्बाद करती है? क्या वह सोशल मीडिया है? क्या वह वीडियो गेम है? क्या वह लगातार यूट्यूब देखना है? या फिर बिना किसी उद्देश्य के इंटरनेट पर घूमते रहना है? जैसे ही आपको जवाब मिल जाए, उन्हें अपनी डिटॉक्स सूची में शामिल कर लीजिए। इसके बाद दूसरा कदम है समय का स्पष्ट शेड्यूल बनाना। याद रखिए, खाली समय अक्सर पुरानी आदतों का सबसे अच्छा दोस्त होता है। अगर आप केवल ये तय करते हैं कि आज सोशल मीडिया नहीं चलाऊंगा, लेकिन ये तय नहीं करते कि उसकी जगह क्या करूंगा, तो आपका ब्रेन जल्दी ही मनोरंजन की तलाश शुरू कर देगा। यही कारण है कि सफल लोग सिर्फ बुरी आदतें हटाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उनकी जगह अच्छी गतिविधियां जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक दिन के लिए सोशल मीडिया बंद कर रहे हैं, तो पहले से तय कर लीजिए कि उस समय में आप क्या करेंगे। शायद किताब पढ़ेंगे, टहलने जाएंगे, व्यायाम करेंगे, कोई नई स्किल सीखेंगे या अपने लक्ष्यों पर काम करेंगे। दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट अपने दिन का बड़ा हिस्सा पढ़ने और गहराई से सोचने में बिताते हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि उनका अधिकतर समय शांत वातावरण में सीखने और विश्लेषण करने में जाता है। ये हमें सिखाता है कि बड़ी उपलब्धियां लगातार उत्तेजना से नहीं, बल्कि सोच समझकर बनाए गए सिस्टम से पैदा होती हैं। लेखक एक सरल अभ्यास की सलाह देते हैं। एक दिन के लिए सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स और अनावश्यक इंटरनेट ब्राउजिंग को पूरी तरह बंद कर दीजिए। शुरुआत में आपको बेचैनी महसूस हो सकती है। आपका हाथ बार बार फोन की तरफ जा सकता है, लेकिन यही वह क्षण होता है जहां असली बदलाव शुरू होता है, क्योंकि पहली बार आपका ब्रेन लगातार मिलने वाली उत्तेजना के बिना रहना सीख रहा होता है। शुरुआत में ये कठिन लग सकता है। आपको लग सकता है कि समय बहुत धीरे धीरे बीत रहा है, लेकिन कुछ घंटों बाद आप एक दिलचस्प बदलाव महसूस करेंगे। आपका दिमाग शांत होने लगेगा। आप उन चीजों पर ध्यान देना शुरू करेंगे जिन्हें आपने लंबे समय से नजरअंदाज किया था। और यही डोपामिन डिटॉक्स का असली उद्देश्य है, अपने ब्रेन को ये याद दिलाना कि जीवन केवल स्क्रीन और मनोरंजन तक सीमित नहीं है। इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि सफलता संयोग से नहीं, बल्कि योजना से मिलती है। केवल ये सोचना कि आप बदल जाएंगे काफी नहीं है। बदलाव तब आता है जब आप पहले से तय करते हैं कि क्या छोड़ना है, क्या अपनाना है और अपना समय कैसे इस्तेमाल करना है। अब हमारे पास ट्रिगर्स की पहचान भी है और एक स्पष्ट योजना भी, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। क्योंकि योजना बनाना आसान है, उसे लागू करना मुश्किल। अगले अध्याय में हम जानेंगे लेखक का सबसे शक्तिशाली अभ्यास 48 आवर डोपामिन डिटॉक्स चैलेंज, जो आपके ब्रेन को पूरी तरह रीसेट करने की दिशा में पहला बड़ा कदम हो सकता है। अध्याय 7, 48 घंटे का डिटॉक्स चैलेंज। पिछले अध्याय में हमने सीखा था कि केवल अपने ट्रिगर्स पहचानना ही काफी नहीं है, बल्कि उनके खिलाफ एक स्पष्ट योजना बनाना भी जरूरी है। अब आपके पास योजना है, आपको पता है कि कौन सी चीजें आपका समय और फोकस चुरा रही हैं। लेकिन अब असली सवाल यह है कि क्या आप अपने ब्रेन को रीसेट करने के लिए एक बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हैं? यहीं से शुरू होता है इस किताब का सबसे शक्तिशाली अभ्यास, 48 घंटे का डोपामिन डिटॉक्स चैलेंज। सुनने में 48 घंटे बहुत छोटे लग सकते हैं, आखिर 2 दिन ही तो हैं। लेकिन अगर आप ईमानदारी से सोचें, तो क्या आपने कभी पूरे 2 दिन सोशल मीडिया,
अनावश्यक वीडियो गेम्स और लगातार डिजिटल मनोरंजन से दूर बिताए हैं? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं, और यही कारण है कि यह चैलेंज इतना प्रभावशाली है। लेखक का कहना है कि हमारा ब्रेन लगातार उत्तेजना का इतना आदी हो चुका है कि अब उसे सामान्य और शांत जीवन बोरिंग लगने लगा है। हर खाली पल में हम फोन उठा लेते हैं। कुछ मिनट अकेले बैठना भी मुश्किल लगने लगता है। लेकिन जब तक हम इस आदत को नहीं तोड़ेंगे, तब तक हम अपने फोकस और आत्मनियंत्रण को पूरी तरह वापस नहीं पा सकते। इसीलिए लेखक 48 घंटे का डोपामिन डिटॉक्स करने की सलाह देता है। इन 2 दिनों के दौरान आपको उन सभी अनावश्यक गतिविधियों से दूरी बनानी है जो सिर्फ तत्काल मनोरंजन देती हैं। सोशल मीडिया नहीं, वीडियो गेम्स नहीं, घंटों तक वीडियो देखना नहीं और बिना किसी उद्देश्य के इंटरनेट पर भटकना नहीं। अब शायद आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि फिर इन 2 दिनों में करना क्या है। यही इस चैलेंज की खूबसूरती है। इस समय को आपको उन गतिविधियों में लगाना है जो आपके जीवन को बेहतर बनाती हैं। जैसे पढ़ाई, किताबें पढ़ना, व्यायाम करना, डायरी लिखना, अपने लक्ष्यों पर काम करना या फिर कुछ समय सिर्फ शांत बैठकर सोचने में बिताना। शुरुआत आसान नहीं होगी। पहले कुछ घंटों में आपको बेचैनी महसूस हो सकती है। आपका हाथ बार बार फोन की तरफ जाएगा। आपका ब्रेन आपको समझाने की कोशिश करेगा कि सिर्फ 5 मिनट के लिए सोशल मीडिया देख लो। लेकिन यही वह क्षण होता है जहां असली बदलाव शुरू होता है, क्योंकि पहली बार आप अपने ब्रेन को सिखा रहे होते हैं कि हर इच्छा को तुरंत पूरा करना जरूरी नहीं है। एक दिलचस्प उदाहरण स्टीव जॉब्स का है। स्टीव जॉब्स अक्सर लंबे समय तक अकेले टहलते थे और गहराई से सोचने के लिए समय निकालते थे। उनका मानना था कि रचनात्मकता और स्पष्ट सोच तब पैदा होती है जब दिमाग को लगातार शोर और व्यस्तता से कुछ समय की दूरी मिले। आज की दुनिया में यह बात पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। 48 घंटे के इस चैलेंज के दौरान आप एक और दिलचस्प बदलाव देखेंगे। जो चीजें पहले बोरिंग लगती थीं, वे धीरे धीरे आकर्षक लगने लगेंगी। किताब पढ़ना आसान लगेगा, टहलना अच्छा लगेगा, अपने विचारों के साथ समय बिताना भी असहज नहीं लगेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका ब्रेन धीरे धीरे अपनी प्राकृतिक स्थिति में लौट रहा होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि खुशी का मतलब लगातार मनोरंजन है, लेकिन ये चैलेंज सिखाता है कि असली संतुष्टि अक्सर उन चीजों से आती है जिनमें धैर्य, मेहनत और गहराई होती है। जब आप कुछ समय के लिए आसान डोपामिन से दूरी बनाते हैं, तब आपको एहसास होता है कि जीवन में कितनी ऐसी चीजें हैं जिनका आनंद आप भूल चुके थे। इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि कुछ समय की असुविधा लंबे समय के लाभ दे सकती है। 48 घंटे की यह छोटी सी चुनौती आपको अस्थायी रूप से असहज महसूस करा सकती है, लेकिन इसके बदले में आपको बेहतर फोकस, अधिक आत्मनियंत्रण और एक शांत दिमाग मिल सकता है। और यही वह आधार है जिस पर आगे की सफलता खड़ी होती है। लेकिन अब एक नया सवाल सामने आता है। जब हम लगातार मिलने वाली उत्तेजनाओं से दूर हो जाते हैं, तो क्या हम फिर से साधारण चीजों में खुशी महसूस कर सकते हैं? क्या बिना सोशल मीडिया और लगातार मनोरंजन के भी जीवन आनंददायक हो सकता है? यही हम अगले अध्याय में जानेंगे, जहां बात होगी सिंप्लिसिटी को एंजॉय करना सीखने की। अध्याय 8, सिंप्लिसिटी को एंजॉय करना सीखें। पिछले अध्याय में हमने 48 आवर डोपामिन डिटॉक्स चैलेंज के बारे में जाना। आपने देखा कि जब हम कुछ समय के लिए सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स और लगातार मिलने वाले मनोरंजन से दूरी बनाते हैं, तो शुरुआत में बेचैनी महसूस होती है। लेकिन अगर आप उस शुरुआती असुविधा को पार कर लेते हैं, तो आपके साथ एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव होने लगता है। वही बदलाव इस अध्याय का विषय है, सिंप्लिसिटी को एंजॉय करना सीखना। आज की दुनिया में हमारा जीवन लगातार उत्तेजनाओं से भरा हुआ है। सुबह आंख खुलते ही फोन, दिन भर नोटिफिकेशन, खाली समय में वीडियो और रात को सोने से पहले सोशल मीडिया। हमारा ब्रेन हर समय कुछ नया, कुछ रोमांचक और कुछ मनोरंजक चाहता है। धीरे धीरे ये हमारी सामान्य स्थिति बन जाती है। फिर साधारण चीजें हमें बोरिंग लगने लगती हैं। जरा याद कीजिए, जब आप छोटे थे तब किसी पार्क में घूमना, दोस्तों के साथ बैठना या परिवार के साथ समय बिताना कितना अच्छा लगता था। लेकिन आज अगर किसी को सिर्फ 10 मिनट बिना फोन के बैठने के लिए कह दिया जाए, तो उसे बेचैनी होने लगती है। ऐसा इसलिए नहीं है कि साधारण चीजें बदल गई हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारा ब्रेन लगातार मिलने वाली उत्तेजना का आदी हो चुका है। डोपामिन डिटॉक्स का सबसे बड़ा जादू यही है कि यह हमें उन चीजों का आनंद फिर से महसूस कराता है जिन्हें हमने लगभग भुला दिया था। जब आप कुछ समय तक डिजिटल शोर से दूर रहते हैं, तो आपका ब्रेन धीरे धीरे शांत होने लगता है। और जैसे जैसे वह शांत होता है, साधारण गतिविधियां फिर से आकर्षक लगने लगती हैं।
शायद आपने कभी महसूस किया हो कि किसी दिन लंबे समय तक फोन से दूर रहने के बाद शाम की सैर अचानक बहुत सुखद लगने लगती है। हवा की ठंडक महसूस होती है, पेड़ों की हरियाली दिखाई देती है और मन पहले से ज्यादा शांत महसूस करता है। यही वह अनुभव है जिसे लगातार उत्तेजना हमारे जीवन से छीन लेती है। लेखक बताते हैं कि डिटॉक्स के दौरान किताब पढ़ना, टहलना, डायरी लिखना या परिवार के साथ बैठकर बातचीत करना फिर से आनंददायक लगने लगता है, क्योंकि अब आपका ब्रेन हर सेकंड नए मनोरंजन की मांग नहीं कर रहा होता। वह धीरे धीरे वास्तविक जीवन की सरल खुशियों को महसूस करना शुरू कर देता है। इसका एक शानदार उदाहरण वॉरेन बफेट है। दुनिया के सबसे सफल लोगों में से एक होने के बावजूद उनका जीवन आश्चर्यजनक रूप से सरल है। वे अपना काफी समय पढ़ने, सोचने और शांत वातावरण में बिताते हैं। यह दिखाता है कि खुशी और सफलता हमेशा तेज रफ्तार और लगातार मनोरंजन में नहीं मिलती। कई बार वे सादगी और शांति में छिपी होती हैं। आज बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें खुश रहने के लिए हमेशा कुछ बड़ा चाहिए, नया फोन, नई सीरीज, नया वीडियो या कोई नया मनोरंजन। लेकिन सच्चाई यह है कि जितना ज्यादा हम इन चीजों पर निर्भर होते जाते हैं, उतना ही कम हम साधारण पलों का आनंद ले पाते हैं। डोपामिन डिटॉक्स हमें यह एहसास कराता है कि खुशी खरीदी नहीं जाती, बल्कि महसूस की जाती है। और अक्सर वह उन चीजों में छिपी होती है जो हमारे आसपास पहले से मौजूद है। एक अच्छी किताब, सुबह की सैर, परिवार के साथ हंसी मजाक या कुछ मिनटों की शांति। ये सभी चीजें पहले भी थीं, लेकिन लगातार डिजिटल शोर के कारण हम उनका मूल्य भूल चुके थे। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपको हर समय मनोरंजन की जरूरत नहीं है। आप अपने विचारों के साथ भी सहज रह सकते हैं। आप बिना किसी स्क्रीन के भी अच्छा महसूस कर सकते हैं। और यही वह क्षण है जब आपका ब्रेन वास्तव में स्वस्थ होने लगता है। इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि सच्ची खुशी अक्सर सरल चीजों में छिपी होती है। आधुनिक दुनिया हमें यह विश्वास दिलाती है कि खुशी बाहर कहीं है, लेकिन डोपामिन डिटॉक्स हमें सिखाता है कि असली संतुष्टि अक्सर उन्हीं साधारण पलों में मिलती है जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन केवल साधारण चीजों का आनंद लेना ही पर्याप्त नहीं है। अगर हम अपनी पुरानी आदतों की जगह नई और बेहतर आदतें नहीं बनाएंगे, तो हम फिर से उसी पुराने चक्र में लौट सकते हैं। इसलिए अगले अध्याय में हम जानेंगे कि बेहतर हैबिट्स कैसे बनाई जाती हैं और उन्हें लंबे समय तक कैसे बनाए रखा जाता है। अध्याय 9, बेहतर हैबिट्स बनाना। पिछले अध्याय में हमने सीखा था कि डोपामिन डिटॉक्स हमें जीवन की साधारण खुशियों को फिर से महसूस करना सिखाता है। जब हम लगातार मिलने वाले डिजिटल मनोरंजन से दूरी बनाते हैं, तो हमारा ब्रेन धीरे धीरे शांत होने लगता है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है। अगर हमने अपनी बुरी आदतों को कम कर दिया है, तो उस खाली जगह को भरेंगे कैसे? क्योंकि सच्चाई यह है कि केवल बुरी आदतों को छोड़ देना सफलता की गारंटी नहीं है। असली बदलाव तब आता है जब उनकी जगह अच्छी आदतें ले लेती हैं। कल्पना कीजिए कि आपके घर के बगीचे में बहुत सारी खरपतवार उगाई है। आपने मेहनत करके उन सभी खरपतवारों को हटा दिया, लेकिन अगर उसके बाद आपने वहां कोई अच्छा पौधा नहीं लगाया, तो कुछ समय बाद वही खरपतवार फिर से उगाएगी। ठीक यही बात हमारी आदतों पर भी लागू होती है। बहुत से लोग सोशल मीडिया छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वापस उसी आदत में लौट जाते हैं। कारण यह नहीं कि उनमें इच्छाशक्ति की कमी है, कारण यह है कि उन्होंने उस खाली समय को किसी बेहतर चीज से नहीं भरा। हमारा ब्रेन हमेशा किसी न किसी गतिविधि में व्यस्त रहना चाहता है। अगर आप उसे कोई सकारात्मक दिशा नहीं देंगे, तो वह फिर से पुरानी आदतों की तरफ लौट जाएगा। यही वजह है कि लेखक कहते हैं कि खराब आदतों को केवल हटाना काफी नहीं है, उनकी जगह अच्छी आदतों को विकसित करना जरूरी है। डोपामिन डिटॉक्स का उद्देश्य सिर्फ स्क्रीन टाइम कम करना नहीं है। इसका उद्देश्य अपने जीवन में ऐसी गतिविधियों को शामिल करना है जो आपको लंबे समय में बेहतर बनाए। उदाहरण के लिए, अगर पहले आप हर शाम 1 घंटा सोशल मीडिया पर बिताते थे, तो अब उस समय का उपयोग किताब पढ़ने में कर सकते हैं। अगर आप बार बार वीडियो देखते थे, तो उसकी जगह कोई नई स्किल सीख सकते हैं। अगर आपका समय बिना उद्देश्य के इंटरनेट पर घूमने में जाता था, तो अब आप व्यायाम या वॉकिंग शुरू कर सकते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोगों में एक समान बात देखने को मिलती है। वे अपने खाली समय को भी सीखने और खुद को बेहतर बनाने में लगाते हैं। उदाहरण के लिए, बिल गेट्स अपनी पढ़ने की आदत के लिए जाने जाते हैं। चाहे वे कितने भी व्यस्त क्यों न हो, वे नियमित रूप से किताबें पढ़ते हैं। यही आदत उन्हें लगातार सीखने और आगे बढ़ने में मदद करती है। सोचिए, अगर हर दिन सिर्फ 30 मिनट भी किसी नई स्किल को सीखने में लगाए जाएं, तो 1 साल बाद आप कहां होंगे?
शायद आप एक नई भाषा सीख चुके होंगे, कोई नया व्यावसायिक कौशल विकसित कर चुके होंगे या फिर अपने करियर में पहले से कहीं आगे पहुंच चुके होंगे। यही छोटी छोटी आदतें समय के साथ बड़े परिणाम पैदा करती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि शुरुआत हमेशा छोटी करनी चाहिए। बहुत से लोग एक साथ 10 नई आदतें शुरू करने की कोशिश करते हैं और कुछ ही दिनों में थक जाते हैं। लेकिन सफल लोग जानते हैं कि निरंतरता परफेक्शन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ते हैं तो वह बिल्कुल न पढ़ने से कहीं बेहतर है। अगर आप रोज थोड़ा सा व्यायाम करते हैं तो वह कुछ भी न करने से बेहतर है। धीरे धीरे ये छोटी आदतें आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। फिर आपको खुद को मजबूर नहीं करना पड़ता। जैसे पहले आपका हाथ अपने आप फोन की तरफ जाता था, वैसे ही अब आपका मन किताब उठाने, सीखने या अपने लक्ष्य पर काम करने की तरफ जाने लगता है। यही डोपामिन डिटॉक्स का असली उद्देश्य है। केवल बुरी आदतों को हटाना नहीं, बल्कि अपने जीवन को बेहतर आदतों से भर देना। क्योंकि खाली जगह कभी खाली नहीं रहती, वह हमेशा किसी न किसी आदत से भर जाती है। सवाल सिर्फ इतना है कि वह आदत आपको आगे ले जाएगी या पीछे। इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि खाली जगह हमेशा किसी आदत से भर जाती है, इसलिए अच्छी आदतों को जगह दें। जब आप जानबूझकर सकारात्मक आदतों को अपने जीवन में शामिल करते हैं, तो आप केवल अपना समय नहीं बदलते, बल्कि धीरे धीरे अपना भविष्य भी बदलने लगते हैं। अब तक हमने डोपामिन को समझा, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के जाल को पहचाना, अपने ट्रिगर्स खोजे, डिटॉक्स प्लान बनाया, 48 आवर चैलेंज पूरा किया और नई आदतों की नींव रखी। लेकिन एक अंतिम चुनौती अभी बाकी है। सवाल यह है कि इन बदलावों को लंबे समय तक कैसे बनाए रखा जाए, क्योंकि असली सफलता एक दिन या एक सप्ताह की नहीं, बल्कि वर्षों तक बनाए गए अनुशासन की होती है। यही हम अगले और अंतिम अध्याय में जानेंगे। लॉन्ग टर्म फोकस को कैसे बनाए रखें। अध्याय 10, लॉन्ग टर्म फोकस बनाए रखना। हम इस किताब के सफर के अंतिम अध्याय पर पहुंच चुके हैं। अब तक हमने जाना कि डोपामिन क्या है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हमें कैसे कमजोर बनाता है, हमारा ध्यान बार बार क्यों भटकता है, डोपामिन डिटॉक्स कैसे काम करता है, अपने ट्रिगर्स को कैसे पहचानना है, एक प्रभावी डिटॉक्स प्लान कैसे बनाना है, 48 आवर चैलेंज कैसे पूरा करना है और बेहतर हैबिट्स कैसे विकसित करनी है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। अगर आपने ये सब सीख लिया है, तो क्या इसका मतलब है कि आपकी समस्या हमेशा के लिए खत्म हो गई? दुर्भाग्य से जवाब है नहीं, क्योंकि असली चुनौती डोपामिन डिटॉक्स शुरू करना नहीं है। असली चुनौती है उसके फायदों को लंबे समय तक बनाए रखना। बहुत से लोग कुछ दिनों तक शानदार फोकस रखते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। यही कारण है कि लेखक बार बार कहते हैं कि डोपामिन डिटॉक्स कोई एक बार का प्रयोग नहीं है, यह एक नई जीवन शैली की शुरुआत है। जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति एक दिन जिम जाकर वापस घर आ जाए, तो क्या उसका शरीर हमेशा के लिए फिट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। फिटनेस एक दिन की मेहनत से नहीं, बल्कि लगातार किए गए अभ्यास से बनती है। ठीक यही नियम फोकस और अनुशासन पर भी लागू होता है। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन कभी खत्म नहीं होंगे। हर दिन नए वीडियो आएंगे, नए नोटिफिकेशन आएंगे, नए मनोरंजन के साधन आएंगे। इसलिए लक्ष्य यह नहीं है कि आप इन सभी चीजों से हमेशा के लिए भाग जाएं। लक्ष्य यह है कि आप इनके मालिक बने, इनके गुलाम नहीं। दुनिया के महान निवेशक वॉरेन बफेट से एक बार उनकी सफलता का रहस्य पूछा गया। उन्होंने कहा कि जीवन में सबसे बड़ा अंतर छोटी छोटी चीजों को लगातार सही तरीके से करने से आता है। यही बात इस किताब पर भी लागू होती है। एक बार का डोपामिन डिटॉक्स आपको दिशा दिखा सकता है, लेकिन लगातार सही आदतें ही आपको मंजिल तक पहुंचाती हैं। लेखक सलाह देते हैं कि समय समय पर डिजिटल ब्रेक लेते रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि आपको हर सप्ताह 48 घंटे का डिटॉक्स करना है, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में ऐसे समय निर्धारित करें जब आप पूरी तरह ऑफलाइन रहें। उदाहरण के लिए, दिन का पहला घंटा बिना सोशल मीडिया के बिताना, भोजन करते समय फोन से दूर रहना या सप्ताह में एक दिन डिजिटल गतिविधियों को सीमित करना। ये छोटे छोटे कदम आपके ब्रेन को लगातार रीसेट करते रहते हैं। वे आपको याद दिलाते हैं कि आपका जीवन स्क्रीन के बाहर भी मौजूद है। धीरे धीरे यह एक आदत बन जाती है और फिर आपको खुद को मजबूर नहीं करना पड़ता। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी कभी आप पुरानी आदतों में वापस भी जा सकते हैं। हो सकता है किसी दिन आप जरूरत से ज्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल कर लें या पूरा दिन डिस्ट्रैक्टेड महसूस करें, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपकी सारी प्रगति खत्म हो गई। सफल लोग कभी गलती नहीं करते, ऐसा नहीं है। वे सिर्फ अपनी गलती के बाद जल्दी वापस सही रास्ते पर लौट आते हैं।
यही अंतर होता है अस्थायी मोटिवेशन और वास्तविक अनुशासन में। मोटिवेशन आपको शुरुआत कराता है, लेकिन अनुशासन आपको चलते रहने की ताकत देता है। और अनुशासन कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन अचानक मिल जाए। ये छोटी छोटी आदतों के दोहराव से बनता है। अगर आप इस पूरी किताब का सार एक वाक्य में समझना चाहते हैं तो वह ये होगा, अपने डोपामिन को नियंत्रित करो, वरना वह तुम्हें नियंत्रित करेगा। जब आप तुरंत मिलने वाली खुशियों के बजाय लंबे समय के लक्ष्यों को चुनना शुरू करते हैं तो आपका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। आपका फोकस बेहतर होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपने फैसलों पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लेते हैं। इस अंतिम अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि अनुशासन एक आदत है, कोई एक बार की उपलब्धि नहीं। डोपामिन डिटॉक्स कोई 48 घंटे का जादुई समाधान नहीं है। यह एक ऐसी मानसिकता है जो आपको हर दिन बेहतर चुनाव करना सिखाती है। और इसी के साथ इस किताब का सबसे बड़ा संदेश सामने आता है, सच्ची आजादी वह नहीं है कि आप जो चाहें वह करें, बल्कि सच्ची आजादी वह है कि आप अपने मन को नियंत्रित कर सकें ताकि वह आपके लक्ष्यों की दिशा में काम करे, न कि हर चमकती हुई चीज के पीछे भागे। फाइनल मैसेज। डोपामिन डिटॉक्स हमें सिखाता है कि फोकस खोया नहीं है, वह सिर्फ लगातार मिलने वाले शोर के नीचे दब गया है। जब हम उस शोर को कम करना सीख जाते हैं तब हम अपने जीवन, अपने समय और अपने भविष्य पर फिर से नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। यही इस किताब का सार है और यही एक अधिक फोकस्ड, प्रोडक्टिव और संतुलित जीवन की शुरुआत है।